बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बातचीत करने चला हूँ, जब मैं बातचीत आपसे करूँगा तो इस पे एक पंजाबी का मुहावरा सादर होगा कि पंजाबी में कहते हैं कि अपने ढिड तो कपड़ा चुके ढिड अपना ही नंगा होता है। तो जिस तरह मैं सारी हकीकतें आपको बयान करूँगा उस पर मुझे काफ़ी अजियत और काफ़ी दुख होगा, क्योंकि जिन लोगों के बारे में मैं बात करने चला हूँ किसी हवाले से मेरा भी इन लोगों से तल्लुक़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये एक अवामी मुफाद का मामला है, इसलिए मैं पूरी सच्चाई के साथ बगैर किसी खौफ के आपसे पूरी हकीकत बयान करूँगा। लेकिन आपसे एक मेरी अर्ज़ है कि इस वीलॉग को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि सारी बातें आपको पता चल सकें। अभी पिछले 1-2 हफ्ते से जो IMF की बातें चल रही हैं उस पर बहुत से दोस्तों ने बोला, बहुत से दोस्तों ने लिखा भी। मैं भी नए वक्त में अपने कॉलम में इसके बारे में एक कॉलम लिख चुका हूं और दूसरा कॉलम जो है वो मेरा आने वाला है। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करने लगा हूं वो है IMF को ही रिलेट करेगी, लेकिन वो जिस महकमे को रिलेट करेगी, IMF के भी पूरी पॉलिसीज का दारोमदार उस महकमे पे होता है। आप समझ गए होंगे मेरा जो मुद्दा है बयान करने का वो FBR के मुतल्लिक है कि FBR की क्या हकीकत है। आपको पता है कि जितने रेवेन्यू जो है मुहासिल जो है वो FBR इकट्ठे करके देता है, और IMF का रोना जो है हमारे साथ वो दो हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि आपके मुहासिल जो हैं जिसको रेवेन्यू कहते हैं वो आप पूरे जो है कलेक्ट नहीं करते, उसमें हेरा फेरी होती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो गर्दिशी कर्जा जो बिजली का है, वो कहते हैं कि वहाँ पे भी आप जो ये हर वक्त हमें एक ही गर्दान सुनाए रखते हैं कि गर्दिशी कर्जा हमारा इतना बढ़ गया। तो एक्चुअली गर्दिशी कर्जा को एक्सप्लेन करने के लिए पूरे एक वीलॉग की ज़रूरत होगी कि ये एक्चुअली गर्दिशी कर्जा है क्या। लेकिन आज मैं सिर्फ FBR पे आपसे बात करने चला हूँ। FBR का मैं आपको माजी में थोड़ा सा लिए चलता हूँ और आज लिए चलता हूँ। मैं जिस ज़माने की बात करने लगा हूँ, यकीन जाने उस ज़माने में पेशावर से लेके हैदराबाद तक एक कलेक्टोरेट होती थी। FBR जो है कस्टम्स, एक्साइज और इनकम टैक्स पे जो है ये 3 जगहों पे उस वक्त होता था मुश्तमिल। लेकिन बाद में इसको इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में तकसीम कर दिया गया। इनलैंड रेवेन्यू में इनकम टैक्स आपका चला गया, सेल टैक्स चला गया, और कस्टम्स में एक्साइज ड्यूटी तो अब नाम की रह गई है। कस्टम्स में यही आपके एयरपोर्ट्स और जो कस्टम रेवेन्यू बॉर्डरों से इकट्ठा होता है वो आ गया। मैं जिस ज़माने की बात करने लगा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं 80s की बात करता हूँ। आप यकीन जाने 80s में जब ये सिविल सुपीरियर सर्विसेज के ऑफिसर्स आते थे तो इनकी इंडक्शन जो है एज ए असिस्टेंट कलेक्टर होती थी। मुझे आज भी याद है कि असिस्टेंट कलेक्टर के कमरे के आगे से लोअर स्टाफ को, जो कि ग्रेड 7 से नीचे, सुप्रीडेंट उस वक्त ग्रेड 16 में होते थे, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुजर जाएं। कलेक्टर्स को निचला स्टाफ देखना जो है ना, वो कह लें कि एक ख्वाहिश ही होती थी कि हम अपने कलेक्टर को देख लें। उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि ये मैटर्स जो हैं, पॉलिसी मैटर्स, ये कलेक्टर ने देखने हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ये हेडक्वार्टर असिस्टेंट कलेक्टर ने देखनी है, इस तरह। और उस ज़माने में मुझे याद है कि पूरे पाकिस्तान में लाहौर ये चलता था, पेशावर से लेके हैदराबाद तक एक कलेक्टोरेट थी। फिर इसी तरह कराची में थी कलेक्टोरेट ऑफ अप्रेजमेंट, कलेक्टोरेट ऑफ प्रिवेंटिव, एक इनका विजिलेंस विंग का अदारा होता था। प्रिवेंटिव अलहदा होती थी, अप्रेजमेंट अलहदा होती थी। अप्रेजमेंट का एक ही कलेक्टर होता था। और उस वक़्त इनके 4-5 मशहूर कलेक्टर थे, जिनमें थे नौनिहाल जैदी थे, मुमताज़ खान थे, मियाँ नज़ीर अज़हर थे, अकबर साहब थे, मोहम्मद अकबर, ये मियाँ नज़ीर अज़हर के ब्रदर इन लॉ, ये मियाँ मोहम्मद अज़हर के ब्रदर इन लॉ। ये 5-7 कलेक्टर होते थे और 3 साल बाद इनकी जो है रोटेशन पोस्टिंग्स होती थी। जैसे मैंने अर्ज़ की कि कलेक्टर को देखना तो बहुत दूर की बात है। असिस्टेंट कलेक्टर के दरवाजे से कोई नहीं गुजरता था। ये असिस्टेंट कलेक्टर कभी अपने
लोअर स्टाफ के साथ इन्वॉल्व नहीं होता था। सुप्रीडेंट्स के साथ वो मीटिंग करता था। सुप्रीडेंट को इंतजामी तमाम जो इख्तियार थे उसने तजवीज़ किए हुए थे कि आप लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो उन्हें करनी है। और उस ज़माने में ये अकबर साहब की लौट के बाद सरफराज साहब थे, मुझे याद आया, और मीर फवाद, इस तरह के ये असिस्टेंट कलेक्टर्स जो आते थे, इनकी इतनी हैबत होती थी कि बंदा इनका सामना नहीं करता था। लेकिन फिर बदनसीबी शुरू हुई इस महकमे में। जो आप कह लें कि ऊपर के ऑफिसर्स जो हैं, जब वो नीचे इन्वॉल्व होना शुरू हुए तो उसमें फिर आते हैं, ये दौर है गालबन, हाँ जी, इसमें अकमल शेख साहब, राना अताउल्ला और ये वाला बैच अमजद शेख, ये बैच जब आया इसमें तो जफ़र मजीद, अब्दुल वदूद खान, ये जब एज ए असिस्टेंट कलेक्टर आए तो ये फिर अपने स्टाफ के साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। और उसका फिर नुकसान जो है वो ये हुआ कि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन, और जिसको आप कह लें कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लोग इन्वॉल्व हो गए पैसे के लेन देन में, सिविल सर्विस, सुपीरियर सर्विसेज वाले भी। नहीं तो पहले तो कभी तसव्वुर ही नहीं होता था कि ग्रेड 17 से ऊपर कोई ऑफिसर जो है इस तरह डायरेक्ट लेन देन में आएगा। लेकिन फिर यहाँ से बदनसीबी शुरू हुई और यहाँ तक फिर आ गया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीडेंट से लेके, तो पहले वो डिप्टी कलेक्टर करने लगा, फिर वो कलेक्टर करने लगा, और यहाँ तक आ गया कि इंस्पेक्टर की तो दूर की बात, सिपाहियों की पोस्टिंग भी जो है वो कलेक्टर हजरात करने लगे। ये सारा मैंने आपको सबक इसलिए सुनाया कि अब मैं आपको बताऊं कि अभी कस्टम्स के महकमे में कल और परसों 2-3 ऑर्डर्स हुए हैं, उसमें मैं बाद में बात करूंगा। इस वक्त मेन जो है वो खींचातानी हो रही है। ये FBR जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, इसके चेयरमैन जो है वो जा रहे हैं, गालबन इस महीने या अगले महीने की शुरुआत में जा रहे हैं। न्यू चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होनी है। उसमें लॉबियाँ जो हैं वो पिछले 3 माह से काम कर रही हैं, जो लोग चेयरमैन आना चाह रहे हैं। जो मैंने आपको सारी बैकग्राउंड बताई है उससे आप समझ गए होंगे कि अब जो चेयरमैन लेवल के और आप कह लें DG लेवल्स के लोग हैं, मेंबर्स लेवल के लोग हैं, वो किस तरह इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। तो ये बहुत पुरकशिश पोस्टिंग जो है उस पर जो है फिर वो लॉबिंग काम कर रही हैं। तो उस सिलसिले में पिछले 3-4 महीने में बहुत कुछ हुआ। एक दूसरे के खिलाफ स्कैंडल खड़े करने की कोशिश की गई, जिसमें पेशावर का स्कैंडल था, वहाँ के कलेक्टर ने लिखा लेटर और कुछ इस तरह DG के मुतल्लिक काफ़ी बातें चलती रही। लेकिन जो तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई वो ये है कि लेटेस्ट खबरें आई कि कराची से 2 सुप्रीडेंट जो हैं बताया ये गया कि वो अगवा हो गई, लेकिन उसमें हकीकत कुछ और थी कि वो लेन देन के मामला थे जिसमें पार्टियों के साथ मामला थे, जिस वजह से ये हुआ। अब इसी से रिलेटेड मसला ये है कि भाई इतने बड़े पे ये काम क्या हो रहा है? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। कई व्लॉग्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ जो पैरेलल इकॉनमी चल रही है, इस वक्त हमने इंपोर्ट्स पे तो पाबंदियाँ लगाई हुई थी, LC खुल नहीं रही थी, तो मार्केटों में ये सारा माल कहाँ से आ रहा था? ये मार्केटों से माल जो है वो स्मगलिंग का आ रहा था। यही मैं रो रहा हूँ कि आप उस तरफ तो पाबंदी लगाते हैं, कहते हैं डॉलर्स नहीं है, लेकिन मार्केट माल में आता है, मार्केट में माल बिकता है, पैसा जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट होता है, वो डॉलर जो है वो फिर बाहर जाता है, और ये डॉलर का जो रेट ऊपर आता है ना, जब आप देखते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी एक्चुअल रेट जो है उसका 240-250 है, जब वो आए थे उन्होंने कहा था उस वक्त 200 था। तो इसकी ये ऊपर जाने की वजह भी वो यही है कि ये माल जो है पैरेलल इंपोर्ट तो लीगली नहीं हो रही, लेकिन अदरवाइज जो है वो हो रही है। अब उस लेन देन में जब हुकूमती एजेंसियाँ जो हैं वो एक सिर्फ यही महकमा नहीं, और भी कई एजेंसियाँ जो हैं इसमें इन्वॉल्व है, तो ये जब हुए तो उस वजह से कुछ कल भी 2-3 बंदों की ट्रांसफर हुई हैं, और उससे पहले ग्रेड 21-22 लेवल पे भी हुई हैं, और
ये वही शाखसान है जो मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन की एक पोस्टिंग आ रही है, तो जिसके लिए ये मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं वो काम कर रही हैं। तो लॉबीज जो हैं उनको पैसा चाहिए होता है काम करने के लिए, और वो पैसा किधर जाना है, फिर बात वही आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी से कुछ सियासतदानों को जाना है, कुछ और ताकतवर लोगों को जाना है जिन्होंने फिर अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना है कि फ़लाँ बंदे को लगा दें। तो ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो ये जिन ट्रांसफर्स की अब मैंने आपसे बात की है, खुदा बेहतर जानता है इसके बारे में, बहुत सी बातें सुनने को मिल रही हैं कि जो हुई हैं पीछे कुछ लोगों की, या कह लेंगे, अब रुक रुक के मैं आपसे बात कर रहा हूँ इशारों में। कराची में गाड़ी भी एक छीनी गई, उसका हुआ कि जी ड्राइवर से छीनी गई है, जबकि हकीकत कुछ और थी। फिर कुछ और हुआ कि कुछ की गाड़ी से पता चला कि पैसा बरामद हुआ, वो पता नहीं कि वो किसने बरामद किया, किस एजेंसी ने, और वो पैसा कहाँ गया। लेकिन ये कड़ियाँ जो हैं ये मिलजुल रही हैं। तो ये सारा आज मैंने जो लंबा व्लॉग किया है, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये हकीकतें आपसे बयान करूं। इसके बाद काफ़ी मेरे दोस्तों अब आप मुझे तनकीद का निशाना भी बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बताने के लिए कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदान जो है वही गंदा नहीं है, वही पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा। यहाँ पे अब जो करप्शन है वो एक इस लेवल से शुरू हो गई। मैंने जैसे आपको अर्ज़ की ना कि कलेक्टर के कमरे में सुप्रीडेंट एसी जो था डरता हुआ दाखिल होता था कि कलेक्टर मेरे से सारी बातें पूछेगा। आज क्या बातें सुनने में आती हैं कि मेंबर लेवल के दफ्तर में कस्टम क्लीनिंग एजेंट बैठ के टांग पे टांग रख के तो फ़ोन करवाते हैं कि जनाब ज़रा फलां को ज़रा अकोमोडेट कर लें, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये आपका रेवेन्यू बढ़ाएगा। जबकि बातें ये भी हैं कि अब तो पेमेंटें जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं ली जाती, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर पेमेंटें लेने जाएं तो अगवा हो जाती हैं। तो मामला कुछ इस तरह के अब पेमेंटें जो हैं वो दुबई में होती हैं। तो ये एक ऐसा इशू है जिस पे सिर्फ आपके वज़ीर ख़जाना को ही नहीं सोचना पड़ेगा। कह रहे हैं लोग कि वज़ीर ख़जाना जाते जाते अपना बंदा कोई गालबन टवाना साहब है उनको लगाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चले ही जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह लास्ट ईयर 25 मई को शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर भी लिख ली थी हुकूमत छोड़ने की, जब ये अप्रैल में आए थे तो मई में इन्होंने अपना सोच लिया था। आज भी बातें तो चल रही हैं, लेकिन मैं आज भी जो है अपने खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि आनन फानन जिस तरह 23 मई को इन्होंने फैसला अपना चेंज किया था कि हम अब रिज़ाइन नहीं करेंगे, हुकूमत करेंगे, हो सकता है कि ये भी 2-4 दिन पहले बातें यही आएँ कि जी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है, फिर कोई ना कोई ऐसी राह ढूंढी जाए कि यही हुकूमत जो है आगे चले। लेकिन अगर डॉक्टर साहब आप इसे कंटिन्यू करें तो काइंडली अब इस इशू को ज़रूर देखें, इस FDR की रीस्ट्रक्चरिंग करें। जहाँ पे सिर्फ 5 कलेक्टर होते थे, आज आप देखें मेरा ख्याल है 65 कलेक्टर्स हैं। मेंबर देखें, मेरा ख्याल है 23 मेंबर्स आपके वहाँ काम कर रहे हैं। है क्या? सिर्फ खंचातानी, रस्साकशी, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कारामद पोस्टिंग्स तो 4-5 ही होती हैं, तो उस पे लगने के लिए बाकी 23 जो है ना वो एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। तो अगर आपने ये सारी रीस्ट्रक्चरिंग ना की, रिफॉर्म्स ना की, तो इससे भी बदतर हालात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस आज के व्लॉग से जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई उनसे मुआज़रत, लेकिन मुझे ये आज हकीकतें बयान करनी थी, वो मैंने कर दी।